निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 जून के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति लिखे हैं, एक तरफ उनका कार्य। लाला लाजपत राय पंजाब, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बंगाल, बिपिन चंद्र पाल महाराष्ट्र। हमें बताना है कि इन युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है, फिर देखते हैं कौन सही सुमेलित है। देखिए, पुणे स्थित एक एनजीओ है, नाम है उसका सरहद। ये लाल बाल पाल, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्मृतियों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है जिसका नाम है महाराष्ट्र बंगाल मैत्री अध्याय। ये 2 वर्ष तक इसको चलाया जाएगा। कब से कब तक? लोकमान्य तिलक की मृत्यु शताब्दी 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई थी, तो अब 2020 में उनकी मृत्यु शताब्दी वर्ष है। तो उम्मीद है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से ये शुरू होगा और महान दार्शनिक श्री अरविंदो की 150वीं जयंती तक जाएगा, जो कि 15 अगस्त 2022 को पूरी होगी। इसका मतलब इसे 2 वर्ष तक लगातार चलाया जाएगा, जिस वजह से लाल बाल पाल ये तीनों चर्चा में आएंगे। लोकमान्य तिलक तो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनका मृत्यु शताब्दी वर्ष है, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो थोड़ा लाल बाल पाल के बारे में देख लेते हैं। ये लाल बाल पाल त्रिमूर्ति स्वदेशी आंदोलन के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और भारत निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा गया था। ये इसलिए भी चर्चा में है कि अभी आत्मनिर्भर भारत ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो सेम ऐसा ही कब किया गया था? 1905 में। इसमें लाला लाजपत राय ये पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल में। ये इनके कार्य क्षेत्र यहाँ पे फेमस थे। हिस्ट्री की बुक में आप पढ़ना। ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाया है, करंट में चर्चा में था लेकिन क्वेश्चन ट्रेडिशनल है। ठीक, देखिए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र पंजाब था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का बंगाल था, गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में इन्होंने राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाया था। बिपिन चंद्र पाल इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, ये गलत हो गया। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? बंगाल, और इनका महाराष्ट्र। तो खाली कौन सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। लाला लाजपत राय 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की थी इन्होंने, जो कि पूर्णतः भारतीय पूंजी से शुरू होने वाला पहला भारतीय बैंक था। लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय को भारत में क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है। इसमें भी देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें पहचानना है। चर्चा में क्यों है वो तो हमने देख ही लिया। कुछ लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, और पूर्णतः भारतीय पूंजी वाला पहला बैंक था, ये भी ठीक है। इन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना, और वो कहाँ पे? अमेरिका में। प्रश्न में पूछा गया है इंडिया हाउस, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस, और अमेरिका में लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग। ठीक, दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ये क्यों फेमस है? इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, और जिसने प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। और तीसरे हैं बिपिन चंद्र पाल, इनको भारत में क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब लाला लाजपत राय को नहीं, बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। देखिए तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंग्लैंड में इंडिया हाउस लाला लाजपत राय ने नहीं बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी, और क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में लाला लाजपत राय ने बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अगर पूछा होगा असत्य तो आंसर हो जाएगा 2, 3। सत्य तो आंसर हो जाएगा केवल 1, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ए। तो चूंकि ये चर्चा में रहेंगे पूरे 2 साल, तो इनसे प्रश्न बन सकता है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट 2020 इसको जारी किया गया। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ठीक, यूनिसेफ,
यूनेस्को, विश्व आर्थिक मंच, एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है, वो तो समझ में ही आ गया होगा कि अभी रिपोर्ट जारी हुई है जिस वजह से चर्चा में है। ठीक, तो यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी करी है जिस वजह से चर्चा में है। आंसर भी मिल गया, यूनेस्को के द्वारा की जाती है। ठीक, लेकिन कुछ और पॉइंट भी देख ले रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे मेंस में और हमारे एसए के पेपर में लाभदायक हो सकती है। कैसे हो सकती है? मेंस में अगर डिजिटल एजुकेशन पे कुछ लिखना हो तो उसमें एक आध नकारात्मक पॉइंट इसमें बताए गए हैं, यूज हो सकते हैं। सेम एसए में भी हम अगर डिजिटल शिक्षा पे कोई ऐसे लिखने आए तो वहां भी यूज हो सकते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विश्व की शिक्षा प्रणालियों में असमानता आई है। जो असमानता है वो बढ़ी है पहले से। जो उच्च आय वाले देश हैं और निम्न आय वाले देश हैं, इनमें असमानता तो पहले से ही थी। मान लो पहले असमानता थी इनमें 30, तो अब वो असमानता बढ़ के कितनी हो गई? 50। कारण आप समझ ही गए होंगे। ये जो उच्च आय वाले देश हैं, ये तो टेक्नो फ्रेंडली होंगे। इनकी जनता गरीब नहीं होगी तो उसके पास तकनीक होगी, संसाधन होंगे, इंटरनेट, मोबाइल सब तक पहुंच होगी। तो ये तो लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी शिक्षा को जारी रख पा रहे हैं, और ये जो निम्न आय वाले देश हैं, ये लॉकडाउन की स्थिति में अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पा रहे, जिस कारण से विश्व की शिक्षा प्रणालियों में असमानता में वृद्धि हुई है। ये पॉइंट आपको काम आ सकता है मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में। ये फिर क्या बताया इन्होंने कि गैर सुविधा प्राप्त छात्रों में बहिष्करण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अब ये जो छात्र ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये जिस स्टूडेंट के साथ में थे, वो स्टूडेंट इनसे आगे निकल जाएगा क्योंकि उसकी संसाधनों तक पहुंच है, ये पीछे रह जाएंगे और उम्मीद ये है कि बाद में ये शिक्षा का बहिष्कार ही कर देंगे, मतलब आगे अपनी शिक्षा को छोड़ देंगे, उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये भी एक इसका नुकसान है। और इन्होंने बताया कि ये जो समाज के मध्य डिजिटल विभाजन है, भारत के संदर्भ में भी कहा जाता है डिजिटल गैप। डिजिटल विभाजन ने शिक्षा प्रणालियों की जो माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम, इनकी सीमाओं को उजागर करा है। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि वो सभी प्रणालियां भी बाधित हो गई हैं जिससे कई वंचित शिक्षार्थी लाभान्वित होते थे। जैसे कुछ बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन मिल जाता था, किसी को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिल जाता था। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं उससे भी विद्यार्थी वंचित हो जाएंगे इन ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों के माध्यम से। और जो विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चे हैं, बहरे छात्र हैं, या किसी को ऑटिज्म की समस्या है, तो इस तरह के बच्चे भी दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट इन्होंने इसमें उठाए हैं। मुख्य परीक्षा में कभी भी आपको ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में कुछ लिखना हो तो ये 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे रहेंगे और निबंध में भी आपके काम आएंगे। आंसर हमें पता चल ही गया है इसका, क्या आंसर है? यूनेस्को। और मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से कुछ पॉइंट भी मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला अजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहीं इसको जार भी लिख देते हैं, काला अजार। ठीक, यह लीशमनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। काला अजार रोग यौन संचरण से भी संभव है। सही कथन बताने हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि लीशमैनियासिस के इलाज के लिए उपलब्ध एकमात्र दवा मिल्टेफोर्सिन भी अपनी प्रभाविकता खो रही है। इसका मतलब इस बीमारी के लिए जो उत्तरदायी परजीवी है वो अपने अंदर इस औषधि के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर रहा है, जो कि भविष्य के लिए चिंता की बात है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने सिंथेटिक पेप्टाइड्स की मदद से इसके इलाज की संभावना खोजी है, जिस कारण से इन 2 वजह से ये चर्चा में है। काला अजार होता क्या है देखते हैं। एक डिसीज है ये लीशमैनियासिस, ये 2-3 प्रकार की होती है। तो वो जो आंत का लीशमैनियासिस होता है उसको भारत में काला अजार के तौर पर जाना जाता है, और ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। ठीक, और काला अजार रोग का यौन संचरण भी संभव है। तो चर्चा में क्यों है वो देख लिया। अब इसका आंसर क्या बनेगा उसको देख लेंगे। बैक्टीरिया के कारण होता है तो नहीं, देख लिया किसके कारण हो रहा है, परजीवी के कारण। काला अजार रोग का यौन संचरण संभव है, तो हाँ ये संभव है। कौन से कथन सही है? केवल 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही नहीं है पूछ लें तब आंसर क्या हो जाता है इसका? ए। ठीक, तो अभी आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। ठीक, यहाँ लिख ले रहे हैं ड्रग्स के लिए, ड्रग्स रोकथाम के लिए भारत में। ठीक, नारकोटिक ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है।
मतलब हमने जो नार्कोटिक्स ड्रग्स के लिए नीतियां बनाई हैं वो इस आर्टिकल 47 के तहत बनाई हैं। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। 3 स्टेटमेंट बताने हैं कौन सही है। चर्चा में क्यों है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है इसने अभी हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है, इस वजह से चर्चा में है। ठीक, ये 2 पॉइंट हमने इसमें ट्रेडिशनल मिला दिए। ये क्वेश्चन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 2020 मनाया गया, जिसके साथ में ये रिपोर्ट भी जारी की गई। इस दिवस की थीम थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। ये क्यों मनाया जाता है ये हमारे काम का नहीं है, बस आप ये देख लेना कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी इसके साथ में जारी की जाती है। ठीक, कुछ फैक्ट इसके जो काम के नहीं है कि इसके यूज में वृद्धि हुई है पहले से 30% की 2009 की तुलना में। ये काम आ सकता है। सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ भांग था 2018 में। सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ ओपियोड था और नशीले पदार्थों में अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन ये सब चीजें शामिल हैं और युवा किशोर इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस तरह के कुछ फैक्ट इस रिपोर्ट में कहे गए हैं। भारत के बारे में अगर देखें तो ड्रग्स की जो नीति है भारत में वो अनुच्छेद 47 के तहत बनी है, तो ठीक है इसी के तहत बनी है। 47 क्या कहता है? देखिए जो हमारे काम का पोर्शन है वो ये, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय नियोजन से भिन्न दवाइयों में तो यूज हो सकती हैं, उपयोग का प्रतिषेध करता है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें 47 वाला वो भी ठीक हो जाएगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस पे भी एक स्टेटमेंट बनाया है, देख लेते हैं। वैधानिक निकाय है। वैधानिक है इसका मतलब किसी न किसी कानून से बना होगा। कौन सा कानून है? द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत बनाया गया है और भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च समन्वय एजेंसी या नोडल एजेंसी है। वो स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। गृह मंत्रालय से संबंध है, ये भी ठीक हो गया। देखते हैं तो क्या आंसर होगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए गृह मंत्रालय के तहत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत भी आता है और भारत में सर्वोच्च समन्वय एजेंसी भी है, दोनों बातें ठीक हो गई। भारत की जो नार्कोटिक्स ड्रग्स पर नीति है, राष्ट्रीय नीति, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, ये भी ठीक हो गया। नीति निर्देशक तत्वों में जो 47 है उसी के अनुसार ये है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है, तो हाँ ठीक है करता है। अभी हमने देखा दिवस पर ही रिपोर्ट उसने जारी की। तो कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।